भर गया है। बहुत तेजी से कमेंट दौड़ रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं कमेंट। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। सवालों का सिलसिला, सवालों की टक्कर, सवालों के बचीड़ लगेंगे। अब आ जाइए, अब उतरते हैं मैदान में। चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर देख लीजिए, ऊपर चैप्टर नाम है। चैप्टर कौन सा है? चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, आईएसओ का पूर्ण रूप क्या? मैं कई बार बता चुका हूं। आईएसओ ये हमारे पास क्या होता है? मानकीकरण संस्था होती है। पहले समझो, मानकीकरण संस्था होती है। स्टैंडर्डाइज मानकीकरण क्यों लगाते हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये बना रहे हो, तो इसके लिए मानकीकरण जरूरी है। ये मानकीकरण किस किस लिए जरूरी है? एक तो निर्माताओं के लिए। निर्माता यदि इस मानक के ऊपर खरा उतरते हैं तो उनको कॉन्फिडेंट होता है कि हम इसको विदेशों में बेच सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, हम मार्केट में भी इसको बेचेंगे, तब लोग इसके ऊपर विश्वास करेंगे क्योंकि हमने उस क्वालिटी की चीज दी है। इसलिए मानकीकरण जरूरी हुआ निर्माताओं के लिए। दूसरा है कि होलसेलर जो होते हैं, जो सेलर होते हैं, होलसेलर लिख दो या सेलर लिख दो, सेलर या रिटेलर, उनके लिए जरूरी है। वो कहते हैं हमने फैक्ट्री से माल खरीदा है, आगे ग्राहक लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तभी डिपेंड होगा ग्राहक लेंगे जब वो चीज अच्छी है, जो भारतीय मानक और विश्व मानक के अनुसार निश्चित है और नियत है, तभी लेंगे। और उपभोक्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। वो कहेंगे भारतीय मानक के अनुसार निर्धारित है, मानकीकरण हो रखा है, इसका मतलब चीज सही आएगी। मान लो आप नमक लाने जा रहे हो, भारत का मानकीकरण है, आपको डर नहीं है। नहीं तो आपको डर है, हो सकता है इसके अंदर कोई रोग हो, पता नहीं किस प्रकार का नमक मिलाया है, नमक बना दिया है, लेकिन भारतीय मानक के अनुसार है तो आपको निश्चित हो जाता है कि यह भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नमक अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए मानकीकरण जरूरी है। मानकीकरण के लिए जो हमारे पास भारत की संस्था है वो है हमारे पास BIS। कौन सी है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। ये BIS है, ये है भारत की। कहां की संस्था है? भारत की। इस प्रकार हर देश की अलग अलग संस्था होती है। भारत की BIS है। पहले भारत की जो संस्था थी BIS से पहले, उसका नाम था ISI। फिर आप जानते हैं ये एक संगठन बन गया था जो पाकिस्तान का, इस कारण हमने नाम चेंज कर दिया BIS, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो। इसी प्रकार की संस्था एक इंटरनेशनल है, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO में ISO के हिसाब से मीनिंग नहीं होगी, IOS के हिसाब से होती, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये C ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर क्यों? ये कोई ग्रीक शब्द होता है, एक ISOS करके ग्रीक शब्द होता है, इसका मतलब होता है इक्वल या बराबर। वो वहां से लिया गया है, तो वो वहां से इसका एब्रीवेशन लिया गया है, तो वहां से लिया गया, इसका नाम का क्या होगा? C। B मत करना, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मत करने लग जाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होगा। क्लियर है सबको? कोई टेंशन नहीं। चलें अगले सवाल के ऊपर। हर सवाल को ध्यान से समझना आपको। आ गया हमारे सामने दूसरा सवाल। यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाती है तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितने गुना हो जाएगा? बड़ा आसान सा सवाल है। यह सवाल कौन से नियम पर आधारित है? तो आप कहोगे सर यह सवाल है कूलाम के नियम पर आधारित। कूलाम के नियम पर आधारित। कूलाम का जो नियम है वो, इसके बारे में कंडीशन बताओ, ये किस में लगेगा? तो आप कहोगे पहली बात, ये स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में लागू होता है। कहां होता है भाई? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में लागू होता है। गतिक क्षेत्र में, गतिक वैद्युतिक में लागू होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यह कहता है कि दो आवेश हैं, एक हमारे पास आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है भाई? वो दूरी है R। यदि बीच की दूरी R है तो इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और K पर निर्भर करता है। मेरा सवाल है कि K का मान बताइए जल्दी से लिखिए। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
इसी प्रकार के हमारे पास 1/4 पाई हो जाता है हवा या निर्वात के लिए। उस समय एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर, ये होता है एप्सिलॉन का मान। अब सवाल पूछा है कि इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे। जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इनके बीच बल क्या लगेगा? कम लगेगा। जैसे दो चुंबक पास पास में है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या करेगा? ज्यादा मजबूती के साथ करेगा, लेकिन मैं दूर दूर रखूंगा तो इनके ऊपर प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर प्रभाव ज्यादा कब होगा? जब ये दोनों हमारे पास 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 में होंगे। ज्यादा दूर होने पर ये प्रभाव कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, दूरी बढ़ने पर इनका जो बल है वो घट जाता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करते हो, एफ समानुपाती 1/r²। यदि r को दुगुना करोगे तो एफ कितना हो जाएगा? 1/4। r को दुगुना करोगे तो मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई? 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाता है। और यहां फिर लिख दोगे, यदि r को दुगुना कर दिया, r दुगुना हो गया तो बल हो जाएगा 1/4। यदि r को दुगुना कर दिया तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्लियर है? एक और ध्यान रखना, यदि Q1 और Q2 को बहुत ज्यादा नजदीक ले आए, बहुत ज्यादा नजदीक, जिसमें उसकी बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम हो, तो फिर कूलाम का नियम कार्य नहीं करता है, क्योंकि वहां नाभि का बल काम करने लग जाता है। जब नाभि का बल कार्य करेगा तो वहां कूलाम का नियम कार्य नहीं कर पाएगा। ये और ध्यान रखना। तो 4 गुना घट जाता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन। सब बच्चों के करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हो। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए सारी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करता रहूंगा। ध्यान रखना, कूलाम का नियम क्लियर। अगला सवाल नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई। और जितने भी विद्यार्थी शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के साथ, इतना टाइम मतलब हो, सब के सब शेयर कर दो भाई। ध्यान से देखो, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में कमी या गतिज ऊर्जा में कमी? बताइए भाई। यदि मैं एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाऊंगा तो ये दोनों क्या है? धनावेशित। दोनों धनावेशित होने के कारण मेरे पास क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। यदि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन ले आए तो इनमें क्या होगी? गति बढ़ेगी। गति बढ़ेगी तो हमारे पास किस में वृद्धि हो जाएगी भाई? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। किस में वृद्धि हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अब आपको पूछा है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। आप जानते हैं कि एक परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाहर चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जब मैं प्रोटॉन को प्रोटॉन के नजदीक लाऊंगा तो यानी एटम को पास पास में लाऊंगा, और एटम को पास पास में लाऊंगा तो किस में वृद्धि हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? सब विद्यार्थी ध्यान से देखना भाई, सब विद्यार्थी ध्यान दे। क्लियर है? नेक्स्ट है अगला चौथा सवाल, चौथा क्वेश्चन ध्यान से करें भाई। द्रव्य में उत्पन्न स्थैतिक आवेश क्या रहता है? द्रव्य में उत्पन्न स्थैतिक आवेश कहां रहेगा भाई? बताइए जल्दी से। द्रव्य होता है, उसमें स्थैतिक आवेश कहां रहेगा? स्थैतिक आवेश किसमें? द्रव्य के अंदर। यानी कि ये फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट हो गया भाई। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी, द्रव्य वैद्युतिकी। द्रव्य वैद्युतिकी में द्रव्य में उत्पन्न स्थैतिक आवेश कहां रहेंगे? उसके ऊपरी पृष्ठ के ऊपर रहेंगे। हमारे पास देखो कि पदार्थ होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, सबके अंदर हमारे पास स्थैतिक आवेश होते हैं। अब जैसे खोखला गोला होता है, ध्यान रखना, एक खोखला गोला, खोखला गोला, सवाल यह भी पूछा जा सकता है, यह ठोस है, खोखला गोला के बीच में विभव कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? शून्य हो जाएगा। आवेशित खोखले गोले के बीच में विभव कितना होता है? तो आप कहोगे शून्य होता है। ये और ध्यान रखना, क्लियर रह जाएगा। अब यहां पर देखो कि अलग अलग पदार्थों के हिसाब से कंडीशन लगती है कि धनावेश कौन सी कंडीशन पाएगा, ऋणावेश कौन सी कंडीशन पाएगा। उस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, वो पर्सन के अकॉर्डिंग आपको देख के चलना पड़ता है। क्लियर है?
अगला सवाल है नेक्स्ट, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है? देखो आवेशन की विधियां कौन सी है? सबसे पहले तो ये देखो आवेशन विधियां, आवेश कहां से शुरू हुआ था? आप जानते हो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया था, जो कि उसने कहा था कि जब हमने कहरवा पदार्थ को रेशम से रगड़ा तो देखा कि उस पदार्थ की तरफ कागज के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित हो रहे हैं। इसका मतलब यह कोई ना कोई एक बल लग रहा है जो उसको आकर्षित कर रहा है। तो वो बल जो आकर्षित कर रहा है उसी के कारण हमारे पास आवेश की व्याख्या हुई थी, जो कि 2600 वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब देखो उसके बाद हुआ क्या कि कई सालों तक के काम धीमा धीमा चला, फिर अलग अलग छोटी मोटी थ्योरी आई, लेकिन उसमें मेन जो मोड़ आया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन से माना जाता है कि वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन आकर यह कहा कि हमारे पास जो आवेश है दो प्रकार का होते हैं, एक तो होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में जाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो यह धनावेश हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वो ऋणावेश हो गया। इस प्रकार की व्याख्या की थी। तो आवेशन विधियां हमारे पास तीन प्रकार की होती है। एक तो घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करना, प्रारंभ में यही थी और थेल्स ने इसी के ऊपर काम किया था, घर्षण विधि। घर्षण विधि के बारे में आप ये जानते हो स्थिर वैद्युतिक प्रभाव पर कार्य करती है। कौन सा प्रभाव पर? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव। और ये हमारे पास ये स्थिर वैद्युतिक प्रभाव की व्याख्या किसने की है, किस वैज्ञानिक ने की है? थेल्स ने की है। दूसरा हमारे पास आ जाता है चालन विधि। चालन विधि का मतलब है जैसे कि आप एक जगह खड़े हैं, आपने प्लग में हाथ लगा दिया, झटकाया, मैंने आपके हाथ लगाए, मेरे भी झटकाया, आप क्या हो गए? एक चालक हो गए। तो मैंने आपको संपर्कित किया तब मेरे झटकाया ना। इस विधि को क्या कहा? चालन विधि। यानी कि किसी तार में विद्युत का धारा प्रवाह हो रहा है, दूसरा तार उसमें टच कर दिया जाए तो दूसरे तार में भी प्रवाह होने लग जाएगा। इस विधि को क्या कहेंगे? चालन विधि। और यह हमारे पास कौन सा प्रभाव है? तो आप कहोगे गतिक वैद्युतिक प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? गतिक वैद्युतिक प्रभाव होता है। ये हमारे पास गतिक वैद्युतिक प्रभाव होता है। मेरा सवाल है कि गतिक पर वैद्युतिक प्रभाव की व्याख्या किसने की है? तो आप क्योंकि ये वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कर दी है। किसने कर दी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। और तीसरा हमारे पास हो गई प्रेरण विधि। ध्यान देखो, तीसरी हमारे पास क्या हो गई? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि हमारे पास कौन सी? स्थिर वैद्युतिक आ गई, गतिक आ गई, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में होता है कि दो वस्तुओं को बिना संपर्कित किए जब एक से आवेश दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। जैसे मान लो कि ट्रांसफॉर्मर है, उसकी प्राथमिक कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल आपस में टच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। फिर भी प्राथमिक कॉइल में जो विद्युत वाहक बल है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सेकेंडरी को काटता है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विधि कौन सी कहलाती है? प्रेरण विधि। इसकी व्याख्या ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव हो गया भाई। ये हमारे पास कौन सा प्रभाव हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रभाव हो गया। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है इसकी व्याख्या किसने की है? तो आप कहते हो इसकी व्याख्या की है फैराडे ने। इसकी व्याख्या किसने की है? तो इसकी व्याख्या की है फैराडे ने। क्लियर है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या हो जाते हैं? तो बताइए भाई जल्दी से। ये आवेश के कण को खो जाते हैं या आवेशित का आवेश खो जाता है या कोई आवेश नहीं खोता, अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी जल्दी से। प्रेरण द्वारा आवेश में मैंने पूरा समझा दिया, जल्दी से बताइए भाई। अभी आप ए बी सी डी में कैसे उलझ गए? सब गा रहा है? चलो बहुत बढ़िया भाई, सब होशियार हो गए हो। हाँ ऐसे दबा के आ रहा है ना आंसर। सी का कोई आवेश नहीं खोता है। आवेश क्या हो रहा है? ट्रांसफर। और आवेश खोना थोड़ी हुआ, आवेश निकाय आवेश खोता नहीं, आवेश क्या करता है? ट्रांसफर करता है, कोई आवेश नहीं खोता है। क्लियर है? सब समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। शाम को लाइव क्लास चलेगी, मशीन्स की लाइव क्लास चलेगी। और मशीन्स की लाइव क्लास किसके अंदर चलेगी? तो आप जानते हैं कि मशीन की लाइव क्लास हमारी जो चलेगी ऐप के अंदर चलेगी। मशीन्स की लाइव क्लास किस में चलेगी? ऐप के अंदर। क्लियर? चलो अगला सवाल है नेक्स्ट आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आपके पास कौन सा है? 6 नंबर सवाल। बताइए भाई ध्यान से। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? जल्दी से बताइए भाई।
स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक बिजली का उत्पादन है वो किस कारण से होता है? प्रकाश के कारण होता है, चुंबकत्व के कारण, उष्मा के कारण, घर्षण के कारण। तो आप जानते हैं सबसे पहला नियम था घर्षण का। घर्षण में हमारे पास कौन सी बिजली हुई थी? स्थैतिक हुई थी। किसने दी थी? थेल्स ने दी थी। तो ये स्थैतिक का हमारे पास था घर्षण। चलो, प्रकाश, तो हमारे प्रकाश के द्वारा जो हमारे पास इस बिजली का उत्पादन हो रहा है वो वैसे है। प्रकाश क्या होता है भाई? आयनीकरण प्रभाव होता है ना, या आयनीकरण प्रभाव होता है। चुंबक तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, या उसमें प्रभाव होता है, इस प्रकार होता है। और घर्षण के द्वारा हमारे पास थेल्स ने दिया था स्थैतिक बिजली का उत्पादन होता है। और ये तीनों, ये जो प्रकाश और उष्मा है, ये तो हमारे पास गतिकी का उदाहरण है, और ये प्रेरण का। चुंबक तो किसका उदाहरण है? प्रेरण का। ये दोनों किसके उदाहरण है? गतिकी के। तो सब चीजें आपको आराम से समझानी पड़ती है कि भाई गतिकी के कैसे होते हैं, प्रेरण के कैसे होते हैं, सब चीजों को आपको ध्यान से देखना होता है। क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगला सवाल है 7वां, 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए भाई। 7वां सवाल, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की, बिल्कुल घमासान युद्ध करा देते हैं, बिल्कुल युद्ध चलेगा, घमासान चलेगा। सभी विद्यार्थी इस युद्ध में भाग ले लीजिए, हमें ये लड़ाई लड़नी है बड़ी मजबूती के साथ। सब विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए जल्दी से लाइव शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। चलो, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की बताइए, इनमें से कौन सी विधि नहीं है? रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैं सारी बताता हूं, देखो ध्यान से। रासायनिक विधि के द्वारा देखो, सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज सेल होता है, इसका विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.08 वोल्ट, ठीक है। दूसरा सेल हमारे पास कौन सा होता है? डेनियल सेल होता है। तो डेनियल सेल होता है, तो डेनियल का 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद लेक्लासी सेल होता है, लेक्लासी का जो विद्युत वाहक बल है 1.46 वोल्ट है। फिर आता है हमारे पास शुष्क सेल है, इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 हो जाता है। फिर हमारे पास आता है मरकरी ऑक्साइड सेल, नहीं सॉरी मरकरी सेल, मरकरी सेल का हो जाता है हमारे पास 1.35 से 1.4 वोल्ट। फिर हमारे पास आता था सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब हो गए प्राथमिक सेल, और इसका जो विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट आ जाता है। एक हमारे पास हो जाता है सोलर सेल, सोलर सेल, इसका विद्युत वाहक बल है 0.55 वोल्ट हो जाता है। ये तो सब थे प्राथमिक सेल। ये कौन से सेल थे? प्राथमिक। यदि सेकेंडरी सेल की बारे में बात करूं, जैसे मैं आपको पूछूं लेड एसिड सेल है, इसके विद्युत वाहक बल का मान बताइए, तो आप कहोगे 2 वोल्ट है विथ लोड और 2.2 है बिना लोड के, ठीक है। और यदि मैं निकल आयरन या निकल कैडमियम वगैरह, आयरन व कैडमियम, इनका पूछूं तो आप कहेंगे इसका 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। आयरन की जगह कैडमियम यूज करने से आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता था। तो यह विद्युत वाहक बल रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विधि के द्वारा क्या आपसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है, क्योंकि यहां पर ईएमएफ बराबर -N d∅dt, आवेश प्रवाह की दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे का द्वितीय नियम ये आता है, आवेश प्रवाह की उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवेश प्रवाह की दर के समानुपाती है। फिर बीच में निशान आया माइनस का, माइनस का निशान किसके कारण आया? तो आप कहते हो लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना लेंज का नियम कहलाता है, इसके कारण माइनस का साइन आ जाता है। क्लियर है? तीसरा, धातु पट्टी के 2 सिरों को रगड़ोगे तो आप बताओ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता। धातु पट्टी के 2 सिरों को रगड़ने पर वहां केवल ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने पर बिल्कुल होता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं थर्मोकपल। क्या कहते हैं? थर्मोकपल प्रभाव। और थर्मोकपल कौन से प्रभाव पर आधारित है?
तो सी बेग प्रभाव पर, कौन से प्रभाव पर आधारित है? सी बेग प्रभाव पर। इस सी बेग प्रभाव का व्युत्क्रम कौन सा प्रभाव होता है? तो पेल्टियर प्रभाव। सी बेग प्रभाव का व्युत्क्रम, विपरीत, इसका विपरीत कौन सा है? तो आप कह दोगे पेल्टियर। यह भी एक सवाल है, तो कौन सा प्रभाव होगा? पेल्टियर प्रभाव। क्लियर है? याद रह जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब चीजें सब हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, दम लगा दो अपना पूरा कि हम तो इस TG2 की सीट हम निकालने वाले हैं, कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता। हम पूरा दम लगाएंगे अपनी तरफ से, और इतना दम लगाएंगे कि इस सीट के अंदर हम सबसे पहले हकदार हैं। इतना दम लगाइए, बड़ा मेहनत कीजिएगा अच्छे से। मैं पूरी डिटेल आपको शानदार तरीके से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझते चले। क्लियर है? चलो अगला आता है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से हस्तांतरित करती है तो कैसा होता है? तो देखो अगर हमारे पास देखो कि रेशम और कांच की छड़ में एक धनावेशित होगा, दूसरा ऋणावेशित होगा। नोटिफिकेशन फेक है सर जी? फेक नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। यदि फिर भी परीक्षा नहीं कराते तो तेरा घाटा क्या है? इसमें तेरा क्या जाता है? आराम से पढ़ो, और बाकी फेक है नहीं। परीक्षा हो गई तो फिर माथा पकड़ के बैठोगे, ओहो परीक्षा हो गई हम तो भूल गए, हमें लगा फेक है, फिर होगे बैठे बैठे। इसलिए ध्यान से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा, और घर वालों के सपने पूरे कर दिए। मैंने कल भी कहा था बहाना मत बनाइएगा। तुम यदि नहीं पढ़ने के बहाने बनाओगे तो तुम्हारा डूबना निश्चित है, और पढ़ने का यदि आपको कारण मिल जाता है तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिएगा, सफलता आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसलिए पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, ये समय है आपके पास पूरी ऊर्जा लगाने का। चलो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा की बात हो रही है, तो एक तो होगी धनावेश और दूसरी क्या होगी? ऋणावेश। एक होगा धनावेश और दूसरा होगा ऋणावेश। ध्यान से रखें। अब देखो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, रेशम का कपड़े को दूसरा नाम होता है सिल्क। सिल्क के साथ सबका बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है, ठीक है, सबका बी ऑप्शन करेक्ट है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। जब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इसका मतलब कांच की छड़ हमारे पास क्या हो जाएगी? धनावेशित, और रेशम का कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। क्योंकि जब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो रेशम उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन रेशम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। ध्यान से देख लीजिए। और जो इसको त्याग करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो कांच की छड़ किसका त्याग करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित कर देगी। बिल्कुल बात सही है। इसी प्रकार यदि मैं आपको बार बार लिखाता हूं कि ये तो सवाल पूछ लिया, जो नहीं पूछा गया वो बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल धनावेशित और एबोनाइट की छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार ऊनी वस्त्र को यदि प्लास्टिक की छड़ से रगड़ता हूं, प्लास्टिक छड़ से, तो ये छड़ धनावेशित और ऊनी वस्त्र है वो ऋणावेशित हो जाता है। हमारे पास आवेश कितने हैं? 2 है। इस 2 प्रकार के आवेश की व्याख्या किसने की थी? तो आप कहोगे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन डॉलर के ऊपर जो फोटो लगी है ना, जिनके बाल बड़े हुए हैं, वो कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अपने यहाँ किसकी लगती है? गांधी जी की। तो अमेरिका में डॉलर के ऊपर किसकी लगती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन की, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है? जब बिजली, जो 2 बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, वो बिजली जब नीचे गिरती है भवन पर, पेड़ पर, तो उनको नुकसान करती है, क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। तो बेंजामिन ने देखा ये भवनों को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसा करना चाहिए, इनको भवन के ऊपर गिरती है सीधी जमीन में चली जाए। इस कारण उन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। और तड़ित चालक किसका बना होता है? तो आपका सवाल रहेगा तांबे का बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का। कहां लगाया जाता है? भवन के ऊपर। जब 2 बादल टकराएंगे तो वो आकाश से बिजली गिरेगी, तो वहां से जो हमारे पास आकाश से बिजली गिरेगी तो तांबे के चालक द्वारा ये सीधी पृथ्वी के अंदर चली जाएगी, भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा धनावेश और ऋणावेश। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। अगला है 9 नंबर सवाल। समझ लीजिए ध्यान से हर एक सवाल को।
कॉपर से एक बार तो रामबाण हो गई, दूसरी बार रामबाण कर रहे हैं निचोड़। पहली बार किए 65 सवाल, अब की बार कर रहे हैं 500 सवाल, तो कर रहे हैं, पूरा दम लगाएंगे। आपको भी पूरी मेहनत करवाएंगे, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने। जिन्होंने शेयर नहीं किया पहले शेयर कर दो भाई, जिन्होंने शेयर नहीं किया पहले शेयर कर दो जल्दी से। क्या टेस्ट सीरीज का क्या है भाई, ऊपर लो थोड़ा। सर मेरे पास TG2 की टेस्ट सीरीज और 10 हेल्पर की कोर्स है, मुझे ओनली कंप्यूटर पढ़ना है, हमारे भी कुछ करो। तो ओनली कंप्यूटर के लिए कर तो दिया भाई, अब और कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर ओनली पढ़ा है, पूरा पैकेज के साथ पढ़ा है, ओनली टेस्ट सीरीज पढ़ी है, सब कुछ अलग अलग पढ़ा है। आप बताओ और क्या चाहिए उससे अलावा, हम क्या करें उसमें, सब सुविधा तो हमने कर दी है। जब विद्युत आ रहा उसमें आज लाइव में मशीनें चलेगी, मैं बता दूं मशीन स्टार्ट करूंगा डीसी मशीन से। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर में होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। सवाल बड़ा सिंपल है। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है, जब एक तार है, तार में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या करता है, तापमान बढ़ जाता है, उष्मा उत्पन्न करता है। उष्मा उत्पन्न करने का कारण क्या होता है, उष्मा उत्पन्न करने का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का परमाणु या आयन से टकराना। परमाणु भी नाम आ सकता है या आयन भी आ सकता है। परमाणु या आयन का कोलिजन, कोलिजन का अर्थ होता है टकराना। इलेक्ट्रॉन का परमाणु या आयन से टकराने के कारण, टकराव के दो पत्थर में बचीड़ लगेंगे तो क्या निकलेगी, चिंगारियां। इसी प्रकार दो कण टकराएंगे तो क्या प्राप्त होगी, उष्मा। तो कौन कौन टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ टकराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यदि प्रोटॉन के साथ तो टकराएंगे नहीं, वो तो एक बंध बना लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराएंगे, परमाणु के साथ। चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव, तो चालन इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चालक जो इलेक्ट्रॉन और परमाणु है उनके बीच टकराव है, और टकराव के कारण हमारे पास क्या होगा भाई, कोलिजन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आराम से सब चीजें ध्यान से देखते चलना है। चलो अगला सवाल 10वां आपके सामने प्रकट हो गया है। विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम किस नियम के सर्वाधिक समान है। बढ़िया सवाल है, बताइए आप जल्दी से, जल्दी से बताइए। न्यूटन की गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, गोश भर में न्यूटन का गुरुत्व का नियम, जल्दी से बता दीजिएगा। जोश कम नहीं होना चाहिए, ये 17 दिन तक बना के रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास चलेगी संकल्प बैच के अंदर, बिल्कुल चलेगी। जो पुराने कोर्स ले रखे हैं उनके तो वैसे भी चलेगी, जो नए हैं उस मशीन वगैरह की क्लास लेना चाहते हैं तो वो संकल्प बैच वाले में ले लें, ठीक है। तो संकल्प बैच के अंदर चलेगी, जो मैंने शेड्यूल कल बता दिया था वो वीडियो वहां से देख लेना पूरा, वहां पूरी इंफॉर्मेशन है। आज आप कॉल करेंगे तो सबके कॉल लगेंगे नहीं, परेशान होना मत, जिनको कोर्स लेना और ले लेना। फीस उतनी है, कोई कम ज्यादा होगी नहीं, और बातें मैंने सारी बता रखी है। पेमेंट वहां से डायरेक्ट ऐप से ही होगा, तो ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करके ले लें। फोन ज्यादा करोगे तो कोई परेशान हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी बिजी चल रही है ट्यून, ठीक है। चलो 10वां बताओ भाई क्या हुआ। ओहो सब भरे पड़े हैं, डी 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 डी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। न्यूटन का गुरुत्व का नियम क्या है, न्यूटन का गुरुत्व का नियम। न्यूटन गुरुत्व नियम कहता है कि ये अक्सर दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, और इनके बीच का बल है r। क्योंकि न्यूटन ने देखा था स्वयं गिरा नीचे, नीचे क्यों आया, तो कहेगा भाई उसने पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा, यानी दो पिंडों के बीच में क्या था, आकर्षण था, इसी कारण। फिर यहां से एक नियम बना था, F बराबर हमारे पास G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये नियम कौन सा नियम कहलाता है, तो आप कहते हो ये नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का। किसका नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, क्लियर है। और इसी प्रकार कूलाम का नियम F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास किसका नियम होता है, ये होता है कूलाम का नियम, ये होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता है बराबर K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। बताओ ये समान सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहां पर नियतांक क्या है? जे, यहां पर क्या है? के, यहां पर दो द्रव्यमान, यहां दो आवेश, यहां बीच की दूरी है, यहां पर बीच की दूरी है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम के बिल्कुल एक समान है। न्यूटन की गति के नियम, अरे नहीं, न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक में 3 गति के नियम दिए थे। कौन से दिए थे? पहला जड़त्व का नियम, दूसरा समय का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 3 नियम देते। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को नेत उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा रही है। सर क्लास में धक्का मुक्की हो रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं करे, आपस में बैठ जाए भाई शांति से, धक्का मुक्की ना करें। शुभम सर की भी क्लास चलेगी शाम को, कन्फर्म है, सबकी क्लास चलेगी, हमारी जिम्मेदारी है। हम YouTube के बच्चों को पूरा पढ़ेंगे, ऐप के बच्चों को भी पूरा पढ़ेंगे, हर एक बच्चे के साथ पूरा रहेंगे, लगातार बने हुए रहेंगे। चलो तीसरा गॉस प्रमेय, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं गॉस प्रमेय के बारे में। वो कहता है कि गॉस प्रमेय हमारे पास क्यों लगाया जाता है? कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, जबकि गॉस प्रमेय बिंदु आवेश, लाइन चार्ज, अनंत शीट तथा गोलाकार शेल सभी के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश, लाइन चार्ज, अनंत शीट और गोलाकार शेल सभी के लिए लागू होता है। यह कहता है कोई दृढ़ पिंड है, इस पिंड के अंदर आवेश होता है, तो इसमें से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, उस विद्युत बल रेखाओं के गुजरने पर जो हमारे पास उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और जो ये फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये किसके समानुपाती होगा? अंदर आवेश के ऊपर निर्भर करेगा। तो किसी दृढ़ पिंड से गुजरने वाले फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच में संबंध स्थापित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसके बीच में संबंध स्थापित करने को हम कहते हैं गॉस का प्रमेय, फाई बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट के। 2 सवाल कह रहे हैं कि सर मैंने 80-90 बार कट पेस्ट कर दिया, आप मेरा सवाल नहीं लेते। और तुम तो मुकेश मीना हो, मैं जानता हूं, तुम नाम 2 सवाल लिख देते चेंज थोड़ी हो गए, तुम तो वही हो, मैं तो हरकतों से पहचान लेता हूं, क्या बात करते हो आप, ठीक है। और रही बात है तुम्हारा सवाल क्या है, वो उस दिन का सवाल मुझे वैसे भी याद है, उसका आंसर है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपके उस दिन का प्रश्न का उत्तर है, जो आपने पिछले 2-3 दिन पहले कोई पूछा था प्रश्न, ठीक है, याद कर लेना। आप प्रश्न भूल गए होंगे, ये ध्यान रखना ठीक है। मैं नहीं भूलता, मुझे सब याद होता है और सब मैं ध्यान रखता हूं। मैं नाम चेंज कर लेता हूं या फिर भी पहचान लिया आपको। चलो अगला सवाल है 11वां। अगला सवाल है 11वां, और इसमें देखो केवल आप इंपॉर्टेंट नहीं है, 2100 बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं। केवल तुम 80 बार कमेंट करने से तुम ही थोड़ी हो जाओगे महान। सब बच्चों के लिए मैं महत्वपूर्ण सवाल लाने की जवाबदारी मेरी है, सारे ऑप्शन को खोल के बिखेरने की जवाबदारी मेरी है, ठीक है, मैं करूंगा पूरा। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल किसके समान का पालन करते हैं? कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते हैं। ओम का नियम, एम्पियर का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, किरचॉफ का नियम। अरे व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये कह रहा है कि भाई कूलाम का नियम होता है वही F समानुपाती R स्क्वायर होता है, गुरुत्वाकर्षण का होता है वही F समानुपाती R स्क्वायर है। दूरी बीच में घटाएंगे तो आवेशों के अंदर भी यही होगा कि उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घट जाएगा दूरी बढ़ाने पर। और हमारे पास जो पिंडों के बीच 2 पिंड है और उन पिंडों के बीच की भी दूरी बढ़ जाती है तो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घट जाता है। क्लियर है? तो ये इस नियम को हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। वर्ग है R स्क्वायर, तो वर्ग है, व्युत्क्रम हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/, में ना, तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया है। ओम का नियम क्या हो जाता है हमारे पास? V समानुपाती I, या आप कह देते हो V बराबर IR। और किरचॉफ का नियम 2 हो जाता है, एक हो जाता है पहला नियम KCL, दूसरा KVL। KCL नियम होता है जो आवेश संरक्षण पर होता है, KVL जो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। क्लियर है? चलो अगला सवाल आपके सामने। वोल्टा V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या है? बताइए भाई। वोल्टा V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या है? V होगा कि V/2 होगा, 2V होगा कि 0 होगा? क्या होगा? 0। खोखले गोले के अंदर का विभव 0, 0 होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, ट्रेड्समैन का भी बेच लगेगा भाई, सब बेच लगेंगे। IT वालों को चिंता मत करो, मैं हूं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा काम है चिंता करना आपका, ठीक है। पूरी टीम लगा रखी आपके काम के लिए,
और ऐसा नहीं है कि हम केवल ए पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर ही बराबर ही पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते हैं, सब तरह से, हर तरह से बच्चों की हम हेल्प करते हैं लगातार, चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, और यूट्यूब, ऐप, सब तरीके से, किताब, सब तरीके से। आपको पढ़ने में इतना मेहनत करनी पड़ती है तो आप सोचो हमें कितनी करनी पड़ती होगी। चलो अगला 10वां सवाल, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता क्या होती है। अब हो गया विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। पहली बात एक लाइन ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ई विद्युत क्षेत्र प्रबलता यानी फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो हमारे पास कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक एक तो न्यूटन प्रति कूलम और यहां एक और मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, दोनों मात्रक होता है। यह होता क्या है? E बराबर, इन्होंने कहा F बटा Q। यहां फिर दूसरा है जो ये कहता है कि इकाई धनावेश पर लगने वाला बल, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की प्रबलता E बराबर KQ/R²। दूरी के साथ बढ़ती है? नहीं, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देख लो भाई, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के साथ घटती है। डी ऑप्शन करो, दूरी के वर्ग के साथ घटती है। अरे सियाणपट्टी वाले बच्चों, कोई रामबाण बुक खोल के मत बैठना, मैंने लिखा दिया वैसे ही रामबाण बुक का निचोड़ करा रहा हूं, करा तो रामबाण बुक में से रहा हूं, सवाल तो वहीं से ढूंढ के लाया हूं, लेकिन लाया टॉप के सवाल हूं, जिसे मैं थोड़ी आपको जो पढ़ाना चाहता हूं वो समझा दूं, बाकी सब चीजें आती है। सर भंडारे में पेन खो गया, अरे भंडारे में पेन खो गया, ढूंढो अपना पेन, कहीं इधर उधर गिर गए होगा, बच्चे सारे धक्का-मुक्की करने पे लगे हुए हैं, चलो जल्दी से ढूंढो, ठीक है। ओके, तो दूरी के वर्ग के साथ घटती है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो एक थोड़ी सी चीज मुझे बतानी रह गई है। आवेश उत्पन्न करने की विधियां तो आपने देखी है। आवेश जो उत्पन्न करते हैं उसकी विधि होती है घर्षण, दूसरा होती है चालन, तीसरा होती है प्रेरण। एक और हमारे पास है आवेश के मुख्य गुण। आवेश के गुण कौन से हैं? तो आवेश के गुण हैं वो 3 प्रकार के गुण होते हैं। आवेश के गुण कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो गुण है आवेश का वो होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा गुण है कि आवेश एक योज्य राशि है। कौन सी राशि है? योज्य राशि, यानी आवेश का योग होगा। यदि आपको पास एक दिया प्लस का 5 कूलम, एक है माइनस का 3 कूलम, तो इसका रिजल्टेंट टोटल जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2 कूलम। तीसरा होता आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी कि ये हमेशा भिन्न संख्या नहीं होती है, ये गणना योग्य राशि, इसकी काउंटिंग होती है। आवेश क्वांटीकृत राशि, यहां से एक सूत्र आता है जो कि आता है Q बराबर ±NE। एक सूत्र आप पहले से जानते हो जो कि है Q बराबर IT, जानते हो? Q बराबर IT भी जानते हो, Q बराबर ±NE भी होता है। तो दोनों प्रकार से सूत्र होता है। दोनों को बराबर करोगे तो आप क्या लिखोगे? NE बराबर IT। क्या लिखेंगे? NE बराबर IT। अब देखो N हमारे पास क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ज्ञात करना है। E का मान कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम दे दिया, बराबर I विद्युत धारा कितनी दी है? 1.6 × T समय दिया 1 सेकंड। देख लो, ढूंढो, पर्सन में ढूंढना तो आता होगा ना। चलो आ गया, 1.6 से 1.6 काट दिया, n बराबर 1 बटा, ये नीचे चला गया 10⁻⁻⁹, ऊपर आएगा तो 10⁻+19। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सब लिखी हुई पीडीएफ दूंगा मैं ऐप के अंदर, डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, वहां एक खंड बना हुआ मिलेगा जिसमें फ्री पीडीएफ का खंड मिलेगा, वहां पर मिलेगा ये पीडीएफ।
आप ध्यान रखना। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, पूरा लिखा हुआ पूरा मिलेगा आपको, सब कुछ पूरे 500 सवाल मिलेंगे वहां। अगला सवाल आ गया 15वां क्वेश्चन। वायु में और द्विवैद्युतिक नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होगा। ये मैं बल का अनुपात बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा और बताना है जो ये आवेश के बारे में है। तो आवेश का मात्रक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आवेश के बारे में लगभग सब बता दिया है। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक हमारे पास कौन से इसको बारे में देखते हैं। ऐसा ही मात्रक हमारे पास आवेश का क्या होता है, तो आप कहोगे सर कूलाम होता है। एक और होता है सीजीएस मात्रक, क्या होता है, तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होंगे। एक कूलाम बराबर कितने ESU होंगे, जल्दी से लिखते चलो आप। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होंगे। एक और आता है हमारे पास आवेश का मात्रक 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर कितने हमारे पास होंगे, तो आप कहोगे 96,500 कूलाम हो जाएंगे। 1 फैराडे बराबर क्या जाएगा, 96,500 कूलाम आ जाएगा। फैराडे है, फैराडे आवेश का मात्रक है, जबकि फैराड लिख दिया तो ये मात्रक किसका होता है, धारिता का। यहां पर एक मुझे और बताना है कि आवेश की गणना किससे की जाती है। आवेश की गणना या आप इसको मापन कह दो, किससे की जाती है, तो आप इसका हिंदी में नाम होता है विद्युतदर्शी। क्या होता है, विद्युतदर्शी। इंग्लिश में नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। रख लेंगे ना, मुझे पता है आप रख लेंगे, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे सब। चलो अब हो गया ये सब कुछ। अब आते हैं सवाल इसमें कि यहां पर पूछा है कि बीच में बल का अनुपात क्या होगा। तो ये था मेरे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देनी जरूरी थी। चैप्टर पूरा हो रहा, 15वां चैप्टर है, लास्ट सवाल है इसका, इसलिए इंफॉर्मेशन बीच से बच गई थी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हुआ चल रहा हूं, आप देखो ध्यान से। अब आया एफ बराबर आपके पास था Q1 Q2 अपॉन R²। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऐसे होता है। ठीक है, पूरा नाम। तो यदि वायु निर्वात के लिए होता तो एप्सिलॉन नॉट है, और माध्यम के लिए तो एप्सिलॉन R तक है, क्योंकि आगे माध्यम भी दिया हुआ ना, Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पर एक बात है, F1 समानुपाती F2। तो इसमें क्या है कि एप्सिलॉन R का मान दे दिया 1, और यहां एप्सिलॉन R का मान दे दिया K। तो ये 1/, में ना भाई, तो आप इसको लिखोगे 1/1 अनुपात 1/K। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, F1 अनुपात F2 बराबर, सोल्व करोगे तो 1/1/K है, यानी कि K/1 बन गया। K/1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये जो K है, ये K किसका मान है, ये एप्सिलॉन R का मान है। इस बात का ध्यान रखना, किसका मान रहेगा, एप्सिलॉन R का मान है, उस हिसाब से आंसर आएगा। ये ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। अमित भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे शिवनारायण छोड़ो, सब पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सब पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो अब इस समय को चूक गया वो वापस 1 साल इंतजार करेगा, 2 साल इंतजार करेगा, 6 महीने करेगा, वो भर्ती आने पे पता चलेगा। और अभी है तो जान लगा दो पूरी, अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो, जितनी ऊर्जा है पूरी लगा दो। हमें इस परीक्षा को पास करना, किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं इसको। ऐप लॉगिन नहीं हो रहा तो कॉल करो ना, वो अपने रिकॉर्ड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आज कॉल लगने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, बट कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो हो गया। पहला चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो ये आ गया आपका दूसरा चैप्टर, सेफ्टी एंड हेल्थ। हर एक को ध्यान से देखते चलो आप। IE नियम, IE नियम क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी IE नियमों का उद्देश्य क्या है, बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि केवल जनरेशन के लिए है, नहीं तो एडी धारा हानि को कम करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, ये ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है एडी धारा हानि को कम करने के लिए, एडी धारा हानि के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, क्या उष्मा को कम करने के लिए
ना। सुरक्षा एवं संरक्षा बिल्कुल मेनली यही है, विद्युत हानि को कम करने के लिए हमारा मेन आईई नियमों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं संरक्षा कि भाई बाकी सब कुछ देख लेंगे, मशीनों का पावर फैक्टर देख लेंगे, तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप देख लेंगे, तुम्हारा फ्लक्चुएशन देख, सब बाद में देखेंगे, जिंदा रहेंगे सब देखेंगे। तो सबसे पहली बात है हमारी सुरक्षा और संरक्षा। तो इसके लिए जो आईई नियम बनाए गए हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उस नियम के अनुसार भाई किसी चालक के तार के ऊपर इंसुलेशन क्या होना चाहिए, स्विच किसके बनाना चाहिए, इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कौन सा कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, किसका कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब आईई नियम के अनुसार है। जमीन के अंदर अर्थिंग का क्या रहता है, भूमि से कितनी मतलब बिल्डिंग से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। चलो ठीक है, सभी विद्यार्थी ये मामला देख सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए। दूसरा सवाल, किससे अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा के अंदर आए तो अधिकतम वाला आंसर होगा 200 मिली एम्पियर, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। जब ये इससे ज्यादा पर तो जलेगी ना, किससे ज्यादा पर जलेगी, 200 से ऊपर तो 100%, जब 15 के ऊपर जलेगी तो 200 ऊपर तो जलेगी, जब 50 के ऊपर जलेगी तो 200 ऊपर जलेगी, तो अधिकतम वाले आंसर दोगे। बाकी ध्यान रखना 5 मिली एम्पियर तक आपके पास है सेफ, यानी कि 5 मिली एम्पियर तक हाथ लगा दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अब मैं हाथ लगाऊंगा गुरुजी। 20 मिली एम्पियर तक मसल्स में सिकुड़न, ये जो मसल्स वगैरह है हाथों की वो सिकुड़ने लग जाएगी, मसल सिकुड़न। 50 मिली एम्पियर से हृदय घात की संभावना 1000 मिली एम्पियर पर मौत, यह है ठीक है। ऐसा होता है मामला, हृदयघात की संभावना, हृदयघात आना जरूरी नहीं, 50 मिली एम्पियर संभावना, इसके बाद में इससे आगे संभावना से पहले हृदयघात की संभावना नहीं होती है, यह है कंडीशन। यदि वोल्टेज की बात करें तो 90 वोल्ट से अधिक पर झटका आएगा, 90 वोल्ट से अधिक पर क्या आएगा, झटका। दूसरा, हमारे पास गीली त्वचा का प्रतिरोध, बताइए भाई, मैं सब यही बता रहा हूं, गीली त्वचा का प्रतिरोध आप कहोगे 1000 ओम। शुष्क त्वचा का ज्यादा वाला, अब ये कई जगह लिखा था 70,000 से 1,00,000, ये जरूरी नहीं है, अधिक वाला होता है भाई, तो इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं, अधिक वाला, अधिक वाला ऑप्शन होगा शुष्क त्वचा में, ठीक है। 1000 ओम या लेस, बिल्कुल ये भी बच्चे ने सही बताया, 1000 ओम या उससे कम। 1000 ओम को हम क्या कहते हैं, 1 किलो ओम भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही पूरी, ये ध्यान देखो। चाय पी लो, आप पियो चाय, हम पढ़ाएंगे आज हैं। 4 मिली एम्पियर तक शेप होता है, 5 तक होता है शेप, 4 तक होता है। कभी निमी की ओरिजिनल किताब खोलो, सर साइड होना सेल पे लेनी है, ओहो चलो अगला सवाल बढ़ते हैं, पीडीएफ ले लेना, मिल जाएगी, बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। अब बताइए कि इनमें से आग का कारण कौन सा नहीं है। पहला है गलत फ्यूज रेटिंग, दूसरा ढीले कनेक्शन। गलत फ्यूज रेटिंग होगी तो आग लगेगी, ढीला कनेक्शन आग का मुख्य कारण होता है, ये मेन कारण होता है। लाइन व न्यूट्रल भी क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, क्षतिग्रस्त इंसुलेशन होगा तो शॉर्ट सर्किट आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे पास स्पार्किंग होगी। मोटर के रिवर्स कनेक्शन करने पर स्पार्किंग थोड़ी हो जाएगी, ये आग थोड़ी लग जाएगी। कैसे चालू करना भाई, 3 फेज मोटर का रिवर्स कनेक्शन, रिवर्स
कनेक्शन करोगे तो ध्यान से देखो, 3 फेज मोटर में यदि आप कनेक्शन रिवर्स करते हो तो क्या स्पार्किंग होगी? नहीं। डीसी मोटर में तो आप जानते हो नहीं कि भाई रिवर्स कनेक्शन पर विपरीत दिशा में घूमने लग जाती है। 3 फेज में अलग तरीके से कनेक्शन करने पर आप विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं। क्लियर है? चलो बढ़िया बढ़िया, सब ने दम लगा रखा है पूरा। अगला 19वां सवाल, वर्ग ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है? बताइए भाई। वर्ग ए यानी कि क्लास ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है? लकड़ी से, तेल से, ट्रांसफॉर्मर से, ज्वलनशील से? देखो मैं बताता हूं। क्लास ए की आग, क्लास ए की आग आती है ठोस पदार्थ से। ठोस पदार्थ हमारे पास कौन से हैं? तो आप कहोगे लकड़ी है, कागज है, जूट है, इनसे होती है। दूसरी होती है क्लास बी, ये होती है ज्वलनशील द्रव्य। होती है कि नहीं होती है भाई? पहले इसका उत्तर दे देना। क्लास ए की किससे उत्पन्न होती है? लकड़ी से, तेल, ट्रांसफॉर्मर, ज्वलनशील द्रव्य लकड़ी से। हो गया? चलो, ज्वलनशील द्रव्य, ज्वलनशील द्रव्य कौन सा होता है भाई? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो है ना ज्वलनशील द्रव्य होता है। तीसरा होता है क्लास सी। क्लास सी, ध्यान, किचन ऑयल द्रव्य होता है, लेकिन किचन ऑयल इसमें नहीं आता है। किचन ऑयल जो है, रसोई तेल है ना, किचन ऑयल, ये क्लास एफ के अंतर्गत आता है। एफ भी नहीं, शायद तक के आता है। एफ में तो केमिकल वाला आ जाते हैं आई थिंक। क्लास सी, यह ज्वलनशील गैस। अब यहां आता है द्वंद्व तथा विद्युत के कारण। कई मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। क्लास डी में जो आग लगती है वो धातु में। भाई देखो, यूपीपीसीएल वालों ने विद्युत की जो आग है उसको क्लास डी में माना था, ये ध्यान रखना। टेक्निकल हेल्पर वालों ने सी में माना था। दोनों अलग अलग हैं। चलो ठीक है, तो ये क्लास ए बी सी डी हो गया। ठीक है, चलो ओके। अब ये हो गए हमारे पास सब प्रकार के हो गए। अब देखो कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए पानी ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए झाग, इसके लिए चाहिए मेन CO2, इसके लिए आपको चाहिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग कर लेते हैं। विद्युत की आग के लिए आप करते हैं हेलोन का उपयोग या CTC का उपयोग, या आप कर सकते हैं वो बाल्टी में क्या होता है, रेत भरी बाल्टी, बड़ा अच्छा है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहा हूं मैं। ठीक है, और आपको पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको मैं बड़ा माल अच्छा दूं। 4 मार्च को सेफ्टी डे होता है, बहुत बढ़िया भाई। चलो हो गया, करें आगे। ओके, अगला सवाल कौन सा सवाल आ गया है? 20वां। मेरा गला बैठ गया। ठीक है, अभी मैं क्या क्लास खत्म करते हैं, चाय पीऊंगा 2-3, तब जाके गला खुलेगा। वो क्या नाली डट गई है। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा CD सबसे सुरक्षित है? बताइए भाई। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय कौन सी CD सबसे, आप क्योंकि साहब कुचालक CD होनी चाहिए। कौन सी CD होनी चाहिए? कुचालक। दिमाग में तो यही है, लकड़ी कुचालक, फाइबर ग्लास कुचालक, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं, स्टेप टूल नहीं, ये कुचालक। अब लकड़ी और फाइबर दो दें तो कौन सा लोगे? कि सर हम फाइबर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लकड़ी में सर नमी के कारण विद्युत का झटका आने की संभावना रहती है, हल्की सी भी नमी है तो भी विद्युत झटकाएगा, लेकिन फाइबर में किसी प्रकार की कोई नमी नहीं है, इसलिए फाइबर ग्लास सुरक्षित है। तो कुचालक होनी चाहिए। और कौन से लेंगे हम काम में? फाइबर ग्लास, इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार। क्लियर है? अगला सवाल। और शेयर कर दो, जितना शेयर नहीं कर रहे हो, मैं मेरी पूरी ऊर्जा लगा रहा हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ, आप शेयर तक नहीं करते हो।
आज हिंदी की भी क्लास होगी, यूट्यूब पर ही है, 12:30 से कितना है भाई, 1:30 दोपहर। किसकी क्लास? हिंदी की। क्लियर? दूसरा, शाम को कंप्यूटर की आ रहे हैं, कंप्यूटर की धुआंधार तैयारी कराने के लिए, शाम को 5 PM से 6 PM ये कंप्यूटर क्लास। ये यूट्यूब का शेड्यूल बता रहा हूँ, ऐप के ऊपर शेड्यूल मैंने कल बता दिया पूरा, ठीक है। 5 PM से 6 PM कंप्यूटर। शुभम सर धुआं करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर तो सबसे जरूरी हो गया है, तो इसलिए धमाल मचा देनी है क्लास में, इतने ज्यादा सब बच्चे आ जाना चाहिए। अगला सवाल 20 हो गया। 21वां सवाल ध्यान से देखो भाई। हेलोन अग्निशामक, इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है हेलोन में? हेलोन दो मिश्रित है। एक तो आपके पास है जो आप कहते हैं BCF, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, प्लस CTC, दोनों का मिश्रण क्या होता है? हेलोन होता है। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 भी लिखा जाता है। और BCF को क्या लिखा जाता है? ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, BCF। मैंने कहीं BFC लिखा तो सही कर लेना, BCF होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो हेलोन अग्निशामक कौन सी सामग्री भरी जाती है? हेलोन में BCF और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा जाता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा करेक्ट हो गया है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। धबाधब चल रहे हैं कमेंट पे कमेंट। भंडारे में दोस्तों को बुला लो, बिल्कुल बिल्कुल सबको बुला लो भाई, मिठाई बांटी जाएगी। चलो नेक्स्ट है 20वां सवाल। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? विद्युत से उत्पन्न आग के कारण कौन से अग्निशामक, विद्युत से उत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग करो, जाग प्रयोग मत करो। जाग प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग क्लास B के अंदर ही करना चाहिए और कहीं नहीं करना चाहिए। रेत भरी बाल्टी कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हो, CO2 है। आग लगती है तो हमारे पास 3 चीजों के कारण आग लगती है। एक तो है ऑक्सीजन, एक क्या है? ऑक्सीजन, दूसरी उष्मा और तीसरी ईंधन। एक भी कम हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन को हम खत्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म। ये खत्म हो जाएगी, ईंधन और उष्मा मिलके कोई आग थोड़ी लगा देगी। इसके लिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन तो आग लगेगी नहीं, इसलिए ये कार्य करते हैं। तो आप ध्यान रखना, जाग प्रकार है वो क्लास B, कौन सा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो जाग प्रकार। तो आपका आंसर आएगा B ऑप्शन करेक्ट है। ये क्लास B में होगा, बाकी सबको क्लास D के अंदर प्रयोग में लिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने वाले प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए? विद्युतीय यंत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है? लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। कवरिंग, लेबलिंग, गार्डिंग और ग्राउंडिंग। तार होता है तो आप इंसुलेटिंग कर देंगे, लेकिन विद्युतीय यंत्र है, ट्रांसफॉर्मर भाई, संपर्क नहीं आना चाहिए, तो चारों ओर क्या करनी पड़ेगी? गार्डिंग करनी पड़ेगी। तो वो गार्डिंग करनी पड़ेगी। तो गार्डिंग यानी कि इसके आगे गार्ड हो गए, सारे गार्ड लगे, हाँ अंदर नहीं जाने देंगे। गार्ड क्या करता है? क्या भाई साहब परमिशन है कि नहीं है तो बाहर। उसी प्रकार गार्डिंग नाम आया है, आपको अंदर नहीं जाने देगा, उसको सुरक्षित करेगा, गार्ड करके रखेगा, वो गार्डिंग है। तो सी ऑप्शन ठीक है, ग्राउंडिंग नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं, गार्डिंग। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है? वेल्डिंग गोगल्स, ये सेफ्टी गैजेट है। वेल्डिंग गोगल, आंखों के ऊपर देखो वो गहरा चश्मा लगाते हो ना, जिससे वो पैराबैंगनी किरणें आती है, वो आपके आंखों के ऊपर न आए, जिससे आंखों के ऊपर उल्टा प्रभाव नहीं आए किसी प्रकार का, तो ये तो सुरक्षा है। स्क्रू ड्राइवर, अरे नट कसो मत कसो, ये तुम्हारी सेफ्टी है क्या? नहीं है। ये हमारे टूल किट के अंदर प्रयोग होता है, लेकिन सेफ्टी नहीं है।
ये ऑप्शन हो गया। सेफ्टी बेल्ट, आप कहीं जाते हो, कोई खतरा वाला काम करते हो तो आप सेफ्टी बेल्ट पहले लगा देते हैं ताकि गिर विर जाए तो बेल्ट हमें बचा लेगा, तो ये भी सेफ्टी है। सेफ्टी शूज, वर्कशॉप के अंदर जाते हो, कीले वगैरह गिरी है, पैर में चुभ जाएगी ना, इसलिए सेफ्टी शूज मोटे तले वाले लगा देते हो, तो ये भी आपका सेफ्टी है। सब सेफ्टी है, बस स्क्रू ड्राइव आपका सेफ्टी नहीं है। ये आपका एक उपकरण है जो स्क्रू को कसने में काम आता है, पेचकस है, ठीक है। अगला सवाल 25 नंबर, अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है? अग्नि अलार्म प्रणाली भाग, धुआं, उष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकेएम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी, ये सब दे दिया ना, यही है। धुआं है, धुआं होते ही उष्मा डिटेक्टर वो डिटेक्ट करेगा, वो चू 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 की आवाज आएगी, किससे आएगी? घंटियां से। अब ये जो हमारे पास इसके लिए सब कुछ सुविधा कहां लगाई जाती है? डीकेएम पैनल के ऊपर, जो इस कोड, ये पैनल है जो इस पूरे को नियंत्रण करेगा, और अलार्म पैनल है जो आपकी सब जगह सूचित कर देगा कि हाँ साहब ये यहां पर आग लगी, खतरा हो गया है, और इसको ऑपरेट करने के लिए क्या लगानी पड़ती है? बैटरी। बिल्कुल सही है, केवल घंटी पंखा पंप नहीं सही है, ये पहला ऑप्शन सही है। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है? ये अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग है, देख लिए भाग है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट। अगला ध्यान से देखो, आप बताओ कि सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में कौन सा सही है? सवाल देखो ध्यान से, सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में, हाँ भाई जाओ। सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? 1E, 4E, 2E, 5E, 5E है सही, 5E। 5S कॉन्सेप्ट भी है, 5E कॉन्सेप्ट भी है। 5S कॉन्सेप्ट भी होता है और 5E कॉन्सेप्ट भी है। यहां पर आपको 5E कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कौन सा 5E कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताइए भाई। 5 E के नाम बताइए। एनकरेजमेंट, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन। एनकरेजमेंट, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा। रेगुलर का नाम याद है आपके सर? ये कैसे याद? एनकरेजमेंट, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन, तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है अभी? 5E कॉन्सेप्ट है। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, ओह माय गॉड। अगला सवाल देखो, रुक रुक करना चले, दबादब चलना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक आद्याक्षरों का पूरा नाम क्या है? एबीसी प्रणाली है, एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक आद्याक्षर ABC। ए प्राथमिक चिकित्सा, A B C D से काम करो। ए होती है एयरवे, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता हम कहते हैं भाई साइड में दो, हवा आने दो, हवा आने दो, हवा आने दो, ये क्या है? एयरवे, हवा आने दो भाई। यदि यह सब चारों ओर घेर लिएगा तो वो क्या हो जाएगी? उमस हो जाएगी और वो फिर सांस नहीं ले पाएगा, सांस में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले एयरवे, वायु आने दो, हवा आने दो, ठीक है। दूसरा, हवा आएगी तो उसको क्या आएगी? सांस, ब्रीदिंग। हवा आएगी तो सांस आसानी से आएगी, ठीक है। सांस नहीं आती तो हम क्या करते हैं? हमारे पास सेपर विधि, सिल्वेस्टर विधि है, और या फिर मुंह से मुंह विधि है। उन विधियों के द्वारा हम उसको श्वास प्रक्रिया प्रारंभ कराते हैं। जब श्वास प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले एयरवे, फिर श्वास, फिर सर्कुलेशन। ABC, एयरवे, श्वास, चेस्ट, वक्ष नहीं है, वक्ष नहीं, परिसंचरण, सर्कुलेशन। C, एयरवे, ब्रीदिंग, बिल्कुल C ऑप्शन, B C ऑप्शन। हम कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि अपनाते हैं? बताइए भाई। कृत्रिम श्वास विधि, कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि को अपनाते हो? जल्दी से बता दीजिएगा। तो आप कहोगे सर कृत्रिम श्वास की एक तो विधि होती है हमारे पास सेपर विधि, दूसरी होती है सिल्वेस्टर विधि,
तीसरी होती है मुंह से मुंह। चौथा आप कहने मुंह से नाक भी कह सकते हो, मुंह से नाक, यदि मुंह बंद होता है तो। इस प्रकार पांच आप कृत्रिम विधि भी लगा सकते हो, जिसमें होता है ना वो बूढ़े लोग जब आ जाते हैं तो पंप मारते हैं, कृत्रिम श्वासक। चलो, ये होते हैं हमारे पास कौन सी विधि होती है कृत्रिम श्वास की? टोटल 5 विधियां हैं। रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि सेफर विधि के अंदर व्यक्ति को सीने के बल लेटाया जाता है कि पीठ के बल लेटाया जाता है? एक ही सवाल है। रामबाण बुक से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। रामबाण है। आप मेरा एक बताइए ध्यान से कि सेफर विधि में पीठ के बल लेटाया जाता है कि सीने के बल लेटाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए भाई। यूपी बेसल TG2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, सवाल पे पीठ के बल, सीने के बल। ओके भाई, पेट के बल लेटाया जाता है। आ गए तुम? हो गए सही? ओके जी, ठीक है। चलो, ये आए ना, बड़े मेहनत करते हो तुम। भंडारा दमदार ने 5 के लय होना चाहिए। कल आप यदि हिम्मत करते हो तो 5 के ला सकते हो तुम। कल आपको सबको साथ देना है। मुकेश ने अपना नाम सही कर लिया है, बहुत बढ़िया मुकेश, बाकी बहुत अच्छा है। नाम हम चेंज मत करो, हम तो पहचान लेते हैं। आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हो यार, 1 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने नहीं पहचानेंगे क्या? शक्ल नहीं दिखती है लेकिन हम गुण भी तो जानते हैं, शिक्षक हैं, है कि नहीं है? 5S कॉन्सेप्ट, 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण क्या है बताइए भाई? स्टैंडर्डाइजेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सॉर्टिंग आउट या सेल्फ डिसिप्लिन। पहला होता है सॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर को दूसरा कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी कहते हैं, सेट इन ऑर्डर। तीसरा होता है साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज, और पांचवा होता है सस्टेन। हो गया 5 कॉन्सेप्ट। पहला सॉर्ट इन, छांटना, फिर क्रमबंध लगाना, फिर चमकाना, फिर उसका मानक निर्धारित करना, मानकीकरण करना, फिर सस्टेन यानी उसी को हमेशा के लिए लागू करना। ये हो गया अभी आपके आगे बी ऑप्शन। बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर जी सब बढ़िया है। अशोक सर की क्लास लगा दें? बिल्कुल लगा देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन को। चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे पास चिन्ह है 4। अगला भी सवाल चिन्ह का ही है क्या? अगला तो अलग तरह। चलो मैं इसमें बताता हूँ 4 चिन्ह। देखो हमारे पास सुरक्षात्मक चिन्ह कितने होते हैं? टोटल 4 सुरक्षा चिन्ह। 4 नाम बताइए। पहला होता निषेधात्मक। निषेधात्मक यानी कि क्या होता है? अभी मना करना। निषेधात्मक क्या होगा? मना करना। दूसरा होगा जो होगी सूचनात्मक, जो सूचना प्रदान करना। तीसरा होता है, एक होता है निषेधात्मक, सूचनात्मक, आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी आवश्यक चिन्ह। एक होता है चेतावनी। हाँ यही होते हैं 4। निषेधात्मक मना करना,
जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पर लिखा आएगा कि भाई यहाँ पर मोबाइल उपयोग करना मना है, आता है ना भाई। फिर वो कहते हैं कि आप पेमेंट फोन पे से कर दीजिए। अब हम कैसे समझे भाई, कैसे करें? पेटीएम से भी कर दीजिए, फोन पे भी पेमेंट कर दीजिए, और बस ये बात ध्यान रखें कि मोबाइल उपयोग ना करें। देखा कि नहीं देखा? देखा ना। अरे शुभम सर की लगेगी क्लास, कल ही बता दिया। तो मोबाइल उपयोग करना, बट नहीं, मोबाइल उपयोग नहीं करना है, पेटीएम से करना है, फोन पे करना है, निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक है। या फिर आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर जो माचिस की तीली ना जलाए, मैं सिगरेट का नहीं कहूँगा, ठीक है, बस माचिस की तीली ना जलाए, ठीक है, आग लगा दोगे पेट्रोल में। तो ये निषेधात्मक, सूचनात्मक, सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करने का ये जो है ना, ये देखो इसकी बाउंड्री कैसी होती है, लाल पृष्ठभूमि हरा नहीं, पृष्ठभूमि सफेद और चिन्ह क्या होता है, काला। तो ये तो हमारे पास कोई दिक्कत है नहीं। सूचनात्मक का मतलब सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना, देखो बाहर जाने का रास्ता ये है, अंदर जाने का रास्ता ये है, फलाने डॉक्टर साहब इधर हैं और फलाना डायरेक्टर की ऑफिस ये रही, ये क्या है आपको सूचना। पीने का ठंडा पानी है और इधर है पुरुष प्रसाधन, महिला प्रसाधन, यानी इस प्रकार होता है ना भाई। तो ये आपको क्या केवल सूचना प्रदान। पीने का ठंडा पानी ऐसे थोड़ी है पकड़ के अगर नहीं पी तू पी पहले, ऐसा है नहीं ना, केवल सूचना प्रदान करे। सूचना है तो इस लगी तो पी लो, नहीं प्यास लगी तो मत पियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो सूचनात्मक चिन्ह है, तो जो केवल सूचना प्रदान करना। पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरी पृष्ठभूमि है, सफेद रंग से लिखे जाते हैं। आगे आता है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का मतलब ये कार्य करना आपको जरूरी है। कैसे? तो कार्य करना ऐसे जरूरी है कि आप जब वर्कशॉप के अंदर जाएं तो वो कहते हैं दस्ताने पहने, गॉगल्स लगाएं, या वो जो हेलमेट पहने, या इस प्रकार का जो एप्रिन पहने, यानी पहन के जाए, जो ईयर को प्रोटेक्ट करके लगे जाए, मुंह पे मास्क बांधे। तो ये जो सब है ये हमारा क्या रहेगा भाई, आवश्यक चिन्ह रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आवश्यक चिन्ह आ जाएगा। और चेतावनी चिन्ह, क्या देख तू हाथ लगाए तो तेरा मामला है, बाकी है खतरा। ठीक है, तो क्या लगाए, हाथ लगाए, मैं मना नहीं करूंगा, बाकी तेरे है खतरा हाथ लगाने में। वो जो चिन्ह है, ओहो देखो कितना में ये है, क्यों यही तो प्रश्न पूछा गया था, ये तो मैं पूरा ही बना ही दूं। इसके अंदर जो होता है, ठीक है, चेतावनी चिन्ह में वार्निंग साइन